Good morning student, welcome back. Now here we will start new chapter of history, chapter 12 of class 7, administration and life of people during the Sultanate period. इन प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सल्तनत जो था, सल्तनत डायनेस्टी किस प्रकार से आगे बढ़ी, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद फिर मतलब इस प्रकार से बढ़ती गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सल्तनत पीरियड्स के जो पीपल्स थे या फिर उनकी जो लाइफस्टाइल थी या इकोनॉमिक जो थी वो किस प्रकार से थी, उस ड्यूरेशन में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे। ड्यूरिंग द 320 ईयर्स ऑफ सल्तनत पीरियड, जो सल्तनत पीरियड था वो कितने सालों का रहा है, कितने वर्षों का रहा है, 320 सालों का रहा है। द मुस्लिम रूलर ब्रॉट मैनी चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज पर देयर ट्रेडिशनल एंड नीड्स। जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने अपनी सहूलियत के अनुसार और अपने ट्रेडिशनल के अनुसार बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस किए। लाइकवाइज मेनी चेंजेस came about in the Indian society and culture, language, literature, architecture, religious etc. आफ्टर कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद द मुस्लिम्स। और साथ ही साथ जो हमारे इंडियन सोसाइटी थी, हमारे इंडियन सोसाइटी और हमारे इंडियन जो कल्चर थे वो मुस्लिमों के कल्चर के साथ मतलब उनके साथ मिलके भी कई चेंजेस हुए। नाउ हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस हुए थे। सुल्तान वॉज द पावरफुल, he was believed to be the representative of God. After the ancient of throne was read to his name and new coin were also issued. Warik, Ulmera and nobles assistance him in administration matter. यहाँ पर हम ये जो सुल्तान रहा करते थे उस समय के जो सुल्तान थे वो बहुत पावरफुल माने जाते थे, या फिर कह सकते हो कि जो पूरे रूलर जो रूल मतलब किसी भी कंट्री का जो रूलर रहता था, एम्पायर रहता था, सुल्तान रहता था, वो पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल कहलाता था, या आप कह सकते हो कि वो एज ए गॉड रिप्रेजेंट होता था। जो भी राजा या जो भी सुल्तान राजगद्दी पे बैठता था वो अपने अनुसार अपने सिक्कों का परिवर्तन करता था, अपने नियमों का परिवर्तन करता था। तो इस प्रकार से वो अलग अलग ड्यूरेशन में अलग अलग, आप कह सकते हो कि अलग अलग सुल्तान के ड्यूरेशन में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होते रहते थे। द 4 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वर, यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हुआ करते थे। फर्स्ट, रेवेन्यू एंड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहला जो डिपार्टमेंट था, जैसे कि अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट बटे हुए हैं ना कि मिनिस्ट्री में, इसी प्रकार से उस समय भी जो मिनिस्ट्री है वो बहुत सारी डिपार्टमेंट में बटी हुई थी। जो पहला डिपार्टमेंट था वो रेवेन्यू और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। दूसरा था मिलिट्री डिपार्टमेंट, तीसरा था स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंट डिपार्टमेंट और चौथा था डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड एजुकेशन। अब यहाँ पर रेवेन्यू और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत क्या आता था, रेवेन्यू किस प्रकार के टैक्स लेने हैं, किस प्रकार को किसको क्या चार्ज करना है, कितना टैक्स देना है, कितना कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो ये सारी चीजें इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत होती। यहाँ पर एक ऑफिसर को नियुक्त किया जाता था जो इस पूरे डिपार्टमेंट की देखरेख करता था। अपने अंडर वो चाहे तो कितने भी एम्प्लॉय रख सकता था, तो इस अनुसार वो पूरी कंट्री को मेंटेन करके रेवेन्यू के उसमें मेंटेन करके रखता था। सेकंड है मिलिट्री डिपार्टमेंट। मिलिट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो मिलिट्री फोर्स रहा करती थी, जो सोल्जर्स रहा करते थे, उन्हें क्या डाइट देनी है, उनकी सैलरी क्या होनी है, उनको किस प्रकार से फिट रखा जाना है, ये सारी यानी आप कह सकते हो जो ट्रेनिंग रहता था वो पूरी मिलिट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत रहती थी। नाउ स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस के अंतर्गत स्टेट में क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या रूल फॉलो करवाना है, तो ये सारी जो मतलब ये सारे जो रूल्स का जो काम रहता था वो इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत रहता था। डिपार्टमेंट फोर्थ डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड एजुकेशन। रिलीजियस अफेयर यानी कि कहाँ धर्म संस्थान कहाँ पर चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, एजुकेशन क्या चल रही है, तो ये सारी चीजों का डिपार्टमेंट इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत रहता था। This department was known as दीवाने वसंत, दीवाने आम, दीवाने इंसा and दीवाने रिसलत respectively. The provision were divided into 6 and 6 into
Pargana, the head of the provinces were called the Wali and Mufti. The Sikhs was headed by the Sikhwad and Pargana was headed by the Amil. और इसके अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑफिसर्स थे जो अपना काम संभालते थे. नाउ यहाँ पर हम देखेंगे सोसाइटी यहाँ पर द टू मेन रिलीजियस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन वर मुस्लिम एंड हिंदू. यहाँ की जो सोसाइटी थी उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पॉपुलेशन इक्वली थी, आप कह सकते हो अच्छी क्वांटिटी में थी. The Amirs and Sardars followed the Sultans and lived a life of luxurious and splendorous. यहाँ पर जो सुल्तान के जो फॉलोअर्स रहते थे, अमीर्स रहते थे, सरदार रहते थे, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही लग्जीरियस लाइफस्टाइल रहती थी, किसी भी चीज़ की उनको कमी नहीं रहती थी. लेकिन द ब्राह्मण्स वर लुक्ड अपॉन विद द रिस्पेक्ट. यहाँ पर ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट दी जाती थी, एक उनका एक अलग ही रुतबा था, एक अलग ही सम्मान था उनका. कास्ट रूल वर स्ट्रिक्टली फॉलोड. इस समय कास्ट रूल जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलोड किया जाता था. द वुमेन्स डिड नॉट इंजॉय मच फ्रीडम. उस समय जो वुमेन्स औरतों को ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी. एंड पर्दा प्रथा सिस्टम बिकम वेरी कॉमन. और पर्दा प्रथा सिस्टम जो थी उस समय बहुत ही कॉमन थी और सभी फीमेल्स को उसे फॉलो करना पड़ता था. द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड सती सिस्टम वॉज प्रिवलेंट इन द सोसाइटी. सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ भी विद्यमान थी. मतलब उस समय ये जो सिस्टम है ये भी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था. मुस्लिम रूलर्स फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग स्लेव्स. और उस समय मुस्लिम जो रूलर थे उनका स्लेव्स रखने का, गुलाम रखने की प्रथा चलती थी. जो गुलाम वो लोग खरीदते थे, गुलाम लेके आते थे, ट्रेंड करते थे और अपने अनुसार उन्हें काम देते थे. तो सोसाइटी का जो था इस प्रकार से चलाई जाती थी. नाउ यहाँ पर देखेंगे Economic. The life in the village continued as before. Agriculture was the common important sources of economic prosperity and main corruption occupation of the people. उस समय इकोनॉमिक के लिए किस चीज़ पर अधिकतर डिपेंड रहते थे? एग्रीकल्चर पर. एग्रीकल्चर जो थी उस समय हमारा पहले भी और अभी भी मेन ऑक्यूपेशन कहा जाता था. द ट्रेड फ्लोरिश इन सिटीज, ब्रोंच, मुल्तान ETC वर इम्पोर्टेंट सिटीज एंड पोर्ट्स. और यहाँ पर बिजनेस भी चलाए जाते थे. बाहर देशों से, दूसरे देशों से हमारे देश में बिजनेस करने के उद्देश्य से काफ़ी व्यापारी आते थे और यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करते थे. द आर्टिशियंस लिव्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी. जो आर्टिशियंस रहते थे वो समाज के एक दूसरे हिस्से में रहते थे. दे वर कॉलोनीज एंड ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ एंड वेवर्स. और वहाँ पर एक मोहल्ले हुआ करते थे, गोल्ड स्मिथ के, सुनारों के, लोहारों के, अलग अलग कॉलोनीज हुआ करती थी, वेवर्स के. द गुड्स वर ब्रॉट एंड सोल्ड एट द हाट मार्केट. और यहाँ पर जो वस्तुओं का जो क्रय विक्रय है ये कहाँ पर किया जाता था? जो लोकल मार्केट हुआ करता था उसमें वहाँ पर अपने सामानों को बेचते थे और जिन सामानों की आवश्यकता होती थी उन सामानों को वो खरीदते थे. दिल्ली वॉज द ग्रेट ट्रेड सेंटर. उस समय जो दिल्ली ग्रेट सेंटर, ट्रेड सेंटर था. फॉरेन ट्रेड फ्लॉरिश इन इंडिया बोथ बाय द लैंड एंड द सी रूट. और उस समय फॉरेन जो ट्रेड्स थे, फॉरेन ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो भी हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे. और ये दोनों तरीके से आते थे, यानी कि सी रूट से भी आते थे और लैंड रूट से भी आते थे और अपना यहाँ पर व्यापार करते थे. The source of revenue of tax was taxed on the land, which was 1/3 or one half of the total product. और जो रेवेन्यू था, टैक्स रेवेन्यू था, वो किस प्रकार से फॉलो किया जाता था? जितना भी आपका ग्रेन हो रहा है उसका 1/3 या फिर हाफ पोर्शन जो है आपको टैक्स के रूप में देना पड़ता था. ये भी एक मेन इकोनॉमिक, कहना चाहिए आप, एक इकोनॉमिक सोर्स था. इकोनॉमिक सोर्स के अंतर्गत टैक्सों को भी रखा जाता था. हिंदू एंड द नॉन मुस्लिम हैड टू पे जजिया टैक्स. जजिया टैक्स क्या होता है? जो रिलीजियस टैक्स रहता है, जैसे कि आप तीर्थ वगैरह के लिए जो जाओगे तो उसके लिए भी उन्हें टैक्स चुकाना पड़ता था. एंड द मुस्लिम्स हैड टू पे द टैक्स कॉल्ड द जाकत. इब्न बतूता डिस्क्राइब द दिल्ली एज द मोस्ट मैग्निफाइड सिटी, गुड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री रिच्ड दिल्ली. और इब्न बतूता एक राइटर है, उन्होंने अपनी बुक में डिस्क्राइब किया है कि दिल्ली किस प्रकार से एक मेन मार्केट के रूप में उस समय उभरा था. जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हुआ करते थे वो दिल्ली में आते थे और अपना बिजनेस यहाँ से करते थे. लैंग्वेज एंड द
लैंग्वेज, लिटरेचर एंड साइंस। लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस के अंतर्गत द टेम्पल मॉस्क्यूज वर द प्राइमरी एजुकेशन सेंटर। यहाँ पर टेम्पल्स, मंदिर और मस्जिद एजुकेशन सेंटर मतलब फर्स्ट, पहले एजुकेशन सेंटर कहलाते थे। इन सम प्लेस प्राइमरी स्कूल्स वर ऑल्सो एस्टेब्लिश, और कहीं कहीं पर मंदिरों में और मस्जिदों में तो प्राइमरी स्कूल्स भी चलाए जाते थे। देयर वर प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन लाइक टोल एंड मदरसर, और वहाँ उस समय भी हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज हुआ करते थे। यूनिवर्सिटी जैसे अभी यूनिवर्सिटी होते हैं, ऐसे उस समय भी कॉलेज हुआ करते थे। द मेन लैंग्वेज ऑफ सुल्तान प्रोवाइड वाज पर्शियन, और वहाँ सुल्तान की जो मेन लैंग्वेज है मतलब जिससे वो लोग व्यापार करते थे, जिसका वो लोग अधिकतर यूज करते थे, वो थी पर्शियन। The effect of which was felt on the Indian language, and many Persian world began to use the Indian लैंग्वेज। जितने भी पर्शियन है वो इंडियन लैंग्वेज का इस्तेमाल भी किया करते थे। द न्यू लैंग्वेज उर्दू डेवलप्ड, उस समय न्यू लैंग्वेज उर्दू डेवलप्ड हुई थी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो उर्दू थी ये हिंदी और पर्शियन लैंग्वेज की जो मिक्स लैंग्वेज है उसे उर्दू कहा जाता है, जो अभी हम सुनते हैं। द ग्रामर ऑफ उर्दू लैंग्वेज इज सिमिलर इन हिंदी, जो उर्दू की ग्रामर लैंग्वेज है वो हिंदी की तरह ही सिमिलर थी। उसकी वोकेबलरी भी जो है वो भी हिंदी की तरह ही हुआ करती थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द रीजनल लैंग्वेज फ्लोरिश एंड एक्सीलेंट लिटरेरी वर्क वाज क्रिएटेड। इस समय बहुत ज़्यादा लिटरेरी वर्क, जो आप राइटिंग वर्क आप कह सकते हो, वो इस समय बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली हुआ करते थे। बहुत ही अच्छी बुक्स इस समय पे लिखी गई है। इन सम हिंदू किंगडम लाइक विजयनगर संस्कृत वाज द कोर्ट लैंग्वेज, और कुछ हिंदू किंगडम्स, कुछ जो हिंदू राज्य थे उनमें कोर्ट लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को रखा जाता था, संस्कृत को मेन लैंग्वेज के रूप में रखा जाता था। वेरियस संस्कृत बुक्स वाज ट्रांसलेटेड इन वेरियस इंडियन एज वेल एज अरेबियन एंड पर्शियन लैंग्वेज ऑल्सो। बहुत सारी संस्कृत बुक का जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी में, उर्दू में, पर्शियन में और अरेबिक लैंग्वेज में भी इस ड्यूरेशन में किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर द ओल्डेस्ट अवेलेबल टेक्स्ट वर रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जो पेपर का जो डेवलपमेंट है वो इस ड्यूरेशन में बहुत अच्छे रूप में किया गया था। मेडिसिन्स, अभी हम यहाँ मेडिसिन्स को देखेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सरुद्दीन एंड अजीमुद्दौला वर द फेमस फिजिशियन and Jog were famous surgeon, बर्नी इन हिज बुक। और इस समय मेडिकल के युग को अगर हम देखते हैं तो इस समय भी मेडिकल के जो क्षेत्र में, फील्ड में भी बहुत अच्छी तरक्की हुई थी। उस समय के सर्जियन भी थे, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भी थे, डॉक्टर्स यानी जो वैद्य रहते हैं वो भी बहुत अच्छे वैद्य थे। तो उस समय के जो पीपल का उपचार है, उस समय के लोगों का जो उपचार है वो बहुत ही अच्छे ढंग से, सही ढंग से किया जाता था। जैसे कि अभी कैसे उपचार, कोई भी किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, तो उस समय भी सारी ट्रीटमेंट दी जाती थी। आर्किटेक्ट के रूप में हम देखेंगे तो उस ड्यूरेशन में भी बहुत सारी न्यू बिल्डिंग्स डेवलप्ड गई थी। बहुत सारे जो पुराने फोर्ट्स थे उनको रीडेवलप्ड करवाए गए थे, उनका रेनोवेशन करवाया गया था, उनकी मरम्मत करवाई गई थी। पेंटिंग में भी अगर हम देखते हैं तो द मेकिंग ऑफ पेंटिंग कंटिन्यू इन दिस पीरियड, पेंटिंग का जो दौर था वो इस पीरियड में कंटिन्यू चलता आ रहा था। द रूलर गेव द पैट्रोलॉन्ग्स टू आर्टिस्ट, दिस आर्टिस्ट यूज्ड टू डेकोरेट द बुक्स ऑफ रूलर्स एंड द राइटर्स। जो बुक्स रहती थी, जो बुक्स लिखी जाती थी राइटर्स द्वारा, जो लिखी जाती थी इन पेंटर्स के द्वारा, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट की जाती थी। जैसे कि आजकल की हम बुक्स नहीं देखते हैं कि पिक्चर्स होते हैं, कलर्स होते हैं, तो इस प्रकार से उनकी बुक्स को भी डेकोरेट किया जाता है। म्यूजिक, अगर हम म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक भी इस दौर का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। कव्वाली जैसी जो सॉन्ग्स है, कव्वाली जैसे जो सॉन्ग्स हैं वो इसी युग में डेवलप्ड हुई थी, इसी युग में उसका नींव रखी गई थी। सितार, सारंग, तबला, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी उस समय पे बजाए जाते थे।
हम भक्ति मूवमेंट की अगर बात करें तो उस ड्यूरेशन में जो एक भक्ति मूवमेंट भी चलाया गया था, इस भक्ति मूवमेंट के अंतर्गत क्या देखा गया था? इस भक्ति मूवमेंट के अंतर्गत उस दौर में जो युद्ध में और डायनेस्टी बढ़ाने में, एक्सप्लोर करने में जो रूलर्स लगे रहते थे, उस ड्यूरेशन में भक्ति भाव को, रिलीजियस को जो व्यक्ति है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा था? कम होते जा रहा था, व्यक्ति उन्हें भूलते जा रहे थे। तो इस दौर को, इस रिलीजियस को उभारने के लिए या फिर याद दिलाने के लिए बहुत सारे भक्ति मूवमेंट भी चलाए गए थे। गुरु नानक देव द्वारा, सूफीज द्वारा ये भक्ति मूवमेंट चलाए गए थे। सो इस ड्यूरेशन में हमने देखा, सल्तनत पीरियड के ड्यूरेशन में हमने देखा कि किस प्रकार से पीपल्स की लाइफ इफेक्ट होती थी, किस प्रकार से उनका एडमिनिस्टर चलता था, कैसे उनको, किस प्रकार से उनको रेवेन्यू और टैक्स प्राप्त होता था जिससे कि वो अपने कंट्री को चला सके। तो दिस चैप्टर इज हियर फिनिश्ड स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर लेके हम आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।